Hello everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we are going to cover the fourth chapter of class 10th NCERT Geography. The name of the chapter is Agriculture. Agriculture. India is an agriculturally important country. India agriculturally important country है. 2/3 of its population is engaged in agricultural activities और इसकी 2/3 population engaged रहती है agricultural activities में. एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम. जो प्रोड्यूस करते हैं मोस्ट ऑफ द फूड जो हम कंज्यूम करते हैं. बिसाइड्स फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज. और बिसाइड फूड ग्रेन्स ये प्रोड्यूस करता है रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज को भी. Moreover, some agricultural products like tea, coffee, spices, etc. are also exported. और कुछ agricultural products जैसे कि टी, कॉफी, spices इन सबको एक्सपोर्ट किया जाता है. टाइप्स ऑफ फार्मिंग. इंडिया में फार्मिंग जो है वो किस टाइप की है. एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. एग्रीकल्चर एक एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है हमारी कंट्री में. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how, and socio-cultural practices. और कुछ सालों में जो कल्टीवेशन मेथड है वो चेंज हुआ है सिग्निफिकेंटली डिपेंड करते हुए कैरेक्टरिस्टिक पे, फिजिकल इन्वायरमेंट के, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस पे. फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप. फार्मिंग जो है वो वेरी करती है सब्सिस्टेंस से कमर्शियल टाइप तक. एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड. और प्रेजेंट टाइम में डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम प्रैक्टिस किए जाते हैं जिसमें पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया. इस टाइप की फार्मिंग अभी भी प्रैक्टिस की जाती है फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया में. Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools. जो primitive subsistence agriculture है उसको practice किया जाता है small patches of land पे with the help of primitive tools. This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil and suitability of other environmental conditions to the crops grown. इस टाइप की फार्मिंग डिपेंड करती है मॉनसून पे, नेचुरल फर्टिलिटी पे सॉइल की और सुटेबिलिटी अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस के. इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. ये स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर है. Farmers clear a patch of land and produce cereals and other food crops to sustain their family. और farmers clear करते हैं एक patch of land को और produce करते हैं उस पे cereals और other food crops को sustain करने के लिए अपनी family को. When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land. और जब soil की fertility decrease हो जाती है तो farmers shift कर जाते हैं और clear करते हैं एक fresh patch of land को cultivation के लिए. This type of farming allows nature to replenish the fertility of the soil. और ये जो shifting होती है वो allow करती है nature को ताकि वो replenish कर सके उसकी fertility को. Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizers or other modern inputs. जो land की productivity होती है इस type के agriculture में वो low हो जाती है क्योंकि जो farmers होते हैं वो use नहीं करते fertilizers को और other modern inputs को. It is known by different names in different parts of the country. इसको जाना जाता है country में अलग अलग नामों से. झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. झूमिंग बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जैसे कि असम में, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड. पमलोऊ बोला जाता है मणिपुर में. दीपा बोला जाता है बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ की एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में. झूमिंग द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. जो झूमिंग होता है वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है. इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको. इसको मैक्सिको में मिल्पा बोला जाता है एंड सेंट्रल अमेरिका में. कोनुको इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राजील, मसोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लद्दाख इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम. In India, this primitive form of cultivation is called Bewar or Dahiya in Madhya Pradesh.
इसके बाद है सेकंड टाइप, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड. इस टाइप की फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है ऐसे एरियाज में जहाँ पे हाई पॉपुलेशन रहे, पॉपुलेशन का प्रेशर रहे लैंड पे. इट इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग. ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्शन. इसके बाद है थर्ड, कमर्शियल फार्मिंग. द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक है इस टाइप की फार्मिंग का कि इसमें यूज होता है हाई डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, जैसे कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, insecticides and pesticides in order to obtain higher productivity. Plantation is also a type of commercial farming. जो plantation है वो एक commercial farming का type है. In this type of farming, a single crop is grown on a large area. इस type की farming में एक single crop को grow किया जाता है एक large area में. The plantation has an interface of agriculture and industry. Plantation cover large tracts of land using capital intensive inputs with the help of migrant laborers. In India, tea, coffee, rubber, sugarcane, banana, etc. are important plantation crops. India में tea, coffee, rubber, sugarcane, banana, etc. ये सब important plantation crops हैं. Tea in India and North Bengal, coffee in Karnataka are some of the important plantation crops grown in these states. इसके बाद क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? You have studied the physical diversity and plurality of cultural cultures in India. These are also reflected in agricultural practices and cropping pattern in the country. Various types of foods and fiber crops, vegetables and fruits, spices and condiments etc. constitute some of the important crops grown in the country. हमारी कंट्री में फूड के जैसे कुछ टाइप हो गए, फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स, ये सब उगाए जाते हैं. इंडिया हैज 3 क्रॉपिंग सीजन. इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन है, जैसे कि राबी, खारिफ और जेड. Rabi crops are sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June. जो राबी क्रॉप्स होती है उनको सोन किया जाता है विंटर सीजन में अक्टूबर से दिसंबर तक, और उनको हार्वेस्ट किया जाता है समर सीजन में अप्रैल से लेके जून तक. Some of the important rabi crops are wheat, barley, peas, gram and mustard. कुछ important rabi crops है जैसे कि wheat, barley, peas, gram and mustard. Though these crops are grown in large parts of India, states from north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Uttarakhand and UP are important for the production of wheat and other rabi crops. इन सब स्टेट्स में राबी और अदर wheat और अदर राबी क्रॉप्स उगाई जाती है. Availability of precipitation during winter months due to the western temperate cyclones help in the success of these crops. और जो availability होती है precipitation की इन areas में विंटर के टाइम पे, और जो वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन की वजह से प्रेसिपिटेशन होता है वो हेल्प करता है इन क्रॉप्स को ग्रो करने में. However, the success of the green revolution in Punjab, Haryana, Western UP and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crops. Next है kharif crops. Kharif crops are grown with the onset of monsoon in different parts of the country and these are harvested in September to October. जो खारिफ क्रॉप्स होती है उनको ग्रो किया जाता है मॉनसून सीजन के ऑनसेट पे और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर से लेके अक्टूबर तक. इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग दिस सीजन आर पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन. सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस growing regions are Assam, West Bengal, coastal regions of Odisha, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र. ये कुछ इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स है असम में और वेस्ट बंगाल, और कोस्टल रीजन उड़ीसा के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलोंग विद यूपी एंड बिहार.
यहाँ पे राइस उगाया जाता है। रिसेंटली पैडी हैज ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और रिसेंटली जो पैडी है वो बन गया है इम्पॉर्टेंट क्रॉप पंजाब और हरियाणा का भी। इन स्टेट्स लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, 3 crops of paddy are grown in a year. These are ओस, अमन एंड बोरो। ये जो ओस, अमन और बोरो है वो पैडी के टाइप है। In between the Rabi and the Kharif seasons, there is a short season during the summer months known as the Jade season. तो Jade season किसको कहते हैं? जो खारिफ और राबी के बीच में आता है। Some of the crops produced during Jade are watermelon, muskmelon, cucumber, vegetables and fodder crops. Sugarcane takes almost a year to grow. और जो sugarcane होता है वो almost एक year ले लेता है grow करने के लिए। अब पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स के बारे में। अ वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एक वैरायटी फूड और नॉन फूड क्रॉप्स की ग्रो की जाती है डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री के। डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशंस इन सॉइल, ये डिपेंड करता है वेरिएशन जो होता है सॉइल का, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। Major crops grown in India are rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oil seeds, cotton and jute, etc. इसमें फर्स्ट है राइस। इट इज अ स्टेपल फूड क्रॉप। जो राइस है वो एक स्टेपल फूड क्रॉप है ऑफ अ मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। अवर कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। हमारी कंट्री सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस की वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। इट इज अ खारिफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। ये खारिफ क्रॉप है और इसको ज़रूरत होती है हाई टेम्परेचर की, अबव 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी with annual rainfall above 100 centimeter. In the areas of less rainfall, it grows with the help of irrigation. और जहाँ पे less rainfall होती है वहाँ पे ये with the help of irrigation उगाए जाते हैं। इसके बाद है wheat. This is the second most important cereal crop. ये second most important cereal crop है। It is the main food crop. ये main food crop है in north and northwestern part of the country. This rabi crop requires a cool growing season and a bright sunshine. ये rabi crop है और इसको ज़रूरत होती है cool growing season की and a bright sunshine की at the time of ripening. It requires 50 to 75 centimeter of annual rainfall evenly distributed over the growing season. और इसको 50 to 75 centimeter rainfall चाहिए होती है annual. इसके बाद है millets. ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। ज्वार, बाजरा, रागी ये इम्पॉर्टेंट मिलेट ग्रोन होती है इंडिया में। दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन, इनको कोर्स ग्रेन्स बोला जाता है। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनमें हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, other micronutrients and roughage. Jowar is the third most important food crop with respect to area and production. जो ज्वार है वो third important most important food crop है with respect to area and production. It is a rain-fed crop mostly grown in the moist areas which hardly needs irrigation. ये एक rain-fed crop ये एक rain-fed crop है, mostly grow की जाती है moist areas में। इसके बाद है बाजरा। बाजरा ग्रोव्स वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल। बाजरा ग्रो होता है अच्छे से सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल पे। इसके बाद है मेज। इट इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फोडर। ये एक क्रॉप है जिसको यूज किया जाता है एज बोथ एज फूड एंड फॉडर। इट इज द खारिफ क्रॉप, ये एक खारिफ क्रॉप है विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रो करती है वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल में। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन राबी सीजन ऑल्सो। और जैसे कि कुछ स्टेट में जैसे बिहार हो गया वहां पे इस मेज को ग्रो किया जाता है एज अ राबी इन राबी सीजन में। इसके बाद है पल्सेस। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एज वेल एज कंज्यूमर है पल्सेस का वर्ल्ड में। These are the major source of protein in a vegetarian diet. ये एक major source है प्रोटीन का वेजिटेरियन डाइट में। Major pulses that are grown in India are तूर, उड़द, मूंग, मसूर, peas and gram.
जो मेजर पल्सेस है जैसे कि जो ग्रो की जाती है इंडिया में वो है तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशंस। जो पल्सेस होती है उनको लेस मॉइस्चर की ज़रूरत होती है और वो सर्वाइव कर सकती है इवन इन ड्राई कंडीशंस में भी। Being leguminous crops, all these crops except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. ये सब अरहर को छोड़ के बाकी सब पल्सेस हेल्प करती है रिस्टोर करने में सॉइल की फर्टिलिटी को बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। इसलिए इनको यूज किया जाता है, इनको मोस्टली ग्रो किया जाता है रोटेशन में विद अदर क्रॉप्स। अब है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, जिसमें फर्स्ट है शुगर केन। इट इज अ इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ये एक ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। इट ग्रोव्स वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसको ग्रो किया जाता है, ये ग्रो होता है अच्छे से हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में with a temperature of 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and an annual rainfall between 75 centimeter and 100 centimeter. Irrigation is required in the regions of low rainfall. जो irrigation होती है वो ज़रूरत होती है उसकी ऐसे regions में जहाँ पे low rainfall हो। It can be grown on a variety of soils and needs manual labor. और इसको ज़रूरत होती है मैनुअल लेबर की। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राजील। और इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन की आफ्टर द ब्राजील। इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, जैगरी जिसको कहते हैं, खंडसारी एंड मोलासिस। ये मेन सोर्स है शुगर का, गुड़, खंडसारी एंड मोलासिस का। इसके बाद है ऑयल सीड्स। इन 2016 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट्स इन द वर्ल्ड। और 2016 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंड नट का वर्ल्ड में आफ्टर चाइना। इन रेपसीड प्रोडक्शन इंडिया was third largest producer in the world after Canada and China in 2016. Different oil seeds are grown covering approximately 12% of the total cropped area of the country. Main oil seeds produced in India are groundnut. जो main oil seed produced होती है इंडिया में वो groundnut, mustard, coconut, sesamum, soybean, castor seeds, cotton seeds, linseed and sunflower. Most of these are edible and used as cooking medium. ये most जो है ये वो edible हैं और उनको use किया जाता है as cooking mediums. However, some of these are also used as raw materials. इनको use किया जाता है as raw materials in the production of soap, cosmetics and ointments. Groundnut is a kharif crop. जो groundnut है वो एक kharif crop है and accounts for about half of the major oil seeds produced in the country. और ये account करता है for about half of the major oil seeds produce होता है जो हमारी country में। Gujarat was the largest producer of groundnut followed by Rajasthan and Andhra Pradesh in 2016-17. जो गुजरात था वो प्रोड्यूस करता था, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का, जिसको फॉलो किया जाता था राजस्थान और आंध्र प्रदेश से 2016 और 17 में। लिनसीड्स एंड मस्टर्ड आर राबी क्रॉप्स। लिनसीड्स और मस्टर्ड राबी क्रॉप्स है। सीसामम इज अ खारिफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड राबी क्रॉप्स इन साउथ इंडिया। कैस्टोर सीड्स इज ग्रोन बोथ एज राबी एंड खारिफ क्रॉप। जो कैस्टोर सीड्स है उनको भी ग्रो किया जाता है बोथ एज राबी एंड खारिफ क्रॉप्स। इसके बाद है टी कल्टीवेशन। टी कल्टीवेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। टी कल्टीवेशन एक एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर का। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट beverage crop introduced in India initially by the Britishers. ये एक important beverage crop है जिसको introduce किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में। Today most of the tea plantations are owned by Indians. और आज के टाइम पे most of the tea plantation owned किए जाते हैं इंडियंस के द्वारा। The tea plant grows well in tropical and subtropical climates, endowed with deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter. जो टी प्लांटेशन ग्रो होता है well in tropical और subtropical climates में।
tea bushes requires warm and moist frost-free climate all through the year. Frequent shower evenly distributed over the year ensure करता है continuous growth of tender leaves. टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री. टी जो है वो एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है. इट रिक्वायर्स एबंडेंट चीप एंड स्किल लेबर. टी इज प्रोसेस्ड within the tea garden to restore its freshness. Major tea producing states are Assam, hills of Darjeeling and Jalpaiguri district, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. Apart from these, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya, Andhra Pradesh and Tripura are also tea producing states in the country. In 2016, India was the second largest producer of tea after China. और 2016 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टी का आफ्टर चाइना. इसके बाद है कॉफी. इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी. इंडियन कॉफी को जाना जाता है वर्ल्ड में इसकी गुड क्वालिटी के लिए. द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम येमेन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. और जो अरेबिका वेराइटी है इनिशियली ब्रॉड की जाती है येमन से, इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. और इसको प्रोड्यूस किया गया था कंट्री में. दिस वेराइटी इज इन ग्रेट डिमांड. ये वेराइटी ग्रेट डिमांड में रहती है ऑल ओवर द वर्ल्ड. इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा भूदान हिल्स. और इनिशियली इसको कल्टीवेट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था बाबा भूदान हिल्स पे. एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका. और इसका जो कल्टीवेशन है वो कन्फाइंड है नीलगिरी कर्नाटका में, केरला एंड तमिलनाडु में. इसके बाद है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स. इन 2016 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. और 2016 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का वर्ल्ड में आफ्टर चाइना. इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स. इंडिया प्रोड्यूसर है ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स का. मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी एंड वेस्ट बंगाल. ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी. Bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu, lychee and guava of UP and Bihar, pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra, apples, pears, apricots and walnuts of Jammu Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand the world over. India is an important producer of pea, cauliflower, onion, cabbage, tomato, brinjal and potato. अब है नन फूड क्रॉप्स. इसमें सबसे पहला है रबर. इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप. ये इक्वेटोरियल क्रॉप है बट अंडर स्पेशल कंडीशंस इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज. लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में उगाया जाता है. इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर. और इसको रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से अबव चाहिए होती है एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस. इसके बाद है फाइबर क्रॉप्स. Cotton, jute, hemp and natural silk are the four major fiber crops grown in India. The first three are derived from the crops grown in the soil. The latter is obtained from cocoons of silkworm fed on green leaves, especially mulberry. Rearing of silkworm for the production of silk fiber is known as the sericulture. तो जो rearing होती है silkworm का प्रोडक्शन के लिए सिल्क फाइबर के, उसको हम सेरिकल्चर कहते हैं. इसमें फर्स्ट कॉटन. इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम टू ऑफ द कॉटन प्लांट. इंडिया को ऐसा बिलीव किया जाता है कि इंडिया जो है वो ओरिजिनल होम है कॉटन प्लांट का. कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. और कॉटन वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का. इन 2016 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना. और 2016 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा था कॉटन का चाइना के बाद. कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल. और कॉटन को ग्रो किया जाता है ड्रायर पार्ट्स में कंट्री के ब्लैक कॉटन सॉइल में ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल और इरिगेशन, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ. और इसको नीड होती है 210 फ्रोस्ट फ्री डेज की, ब्राइट सनशाइन की, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल की इसकी ग्रोथ के लिए.
इट इज़ अ खारिफ क्रॉप और ये खारिफ क्रॉप है एंड रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर और इसको 6 to 8 month लगते हैं मैच्योर होने में. इसके बाद है जूट. इट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर. इसको गोल्डन फाइबर बोला जाता है. जूट ग्रोव्स वेल ऑन well drained fertile soil in the flood plains where soil are renewed every year, जैसे कि बिहार और वेस्ट बंगाल वाला एरिया. हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ और इसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है. वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. इसके बाद है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो एग्रीकल्चर को लेके हुए हैं. Technological and institutional reforms. It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. Agriculture practice होता है इंडिया में thousands of years ago से. Sustained uses of land without compatible techno-institutional changes have hindered the pace of agricultural development. In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in India in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility. और डेवलपमेंट करने के बजाय इंडिया में मोस्ट ऑफ द फार्मर्स ने वो डिपेंड करते हैं मॉनसून पे और नेचुरल फर्टिलिटी पे सॉइल के इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर. फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोजेज अ सीरियस चैलेंज और एक ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए एक सीरियस चैलेंज है. एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड्स सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. और एग्रीकल्चर जो इंडिया में प्रोवाइड करता है लाइवलीहुड मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, उसको ज़रूरत है एक सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. Thus, collectivization, consolidation of holdings, cooperation and abolition of zamindari etc. were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence. Land reform was the main focus of our first 5-year plan और जो land reform था वो first 5-year plan का main focus था. The right of inheritance has already led to the fragmentation of land holdings, necessitating consolidation of holdings. The Government of India embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 1970s. Government of India ने इंट्रोड्यूस किया agricultural reforms improve करने के लिए Indian agriculture को in the 1960s and 1970s में. The Green Revolution based on the use of package technology and the White Revolution, Operation Flood, were some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture. ये सब भी Indian agriculture को improve करने के लिए था. But this too led to the concentration of development in a few selected areas. लेकिन इसकी वजह से भी जो development का concentration था वो few selected areas में ही था. Therefore, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated. और इसके बाद 1980s और 1990s में एक comprehensive land development program initiate किया गया, which include both institutional and technical reform, जो include करता था both institutional and technical reforms को. Provision for crop insurance against drought, flood, cyclone, fire and disease, establishment of Grameen banks, cooperative societies and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rates of interest were some important steps in this direction. Kisan Credit Card, Personal Accident Insurance Scheme are some other schemes. अब है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट. एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. जो एग्रीकल्चर है वो बैकबोन रहा है इंडियन इकोनॉमी का. दो इट्स शेयर इन द जीडीपी हैज रजिस्टर्ड अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स. लेकिन जो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है वो अब डिक्लाइन कर रहा है 1951 से. इन 2010 to 11 about 52% of the total work force was employed by the farm sector, which makes more than half of the Indian population. और इंडिया का लगभग 52% जो टोटल वर्कफोर्स है वो इसी फील्ड में काम करता है. मेक्स मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेंस. द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न. और जो डिक्लाइन हो रहा है शेयर ऑफ एग्रीकल्चर का जीडीपी में वो एक मैटर है सीरियस कंसर्न का, बिकॉज एनी डिक्लाइन एंड स्टेगनेशन इन एग्रीकल्चर विल लेड टू अ डिक्लाइन इन अदर स्फीयर्स ऑफ द इकोनॉमी हैविंग वाइडर implications for society. Thank you everyone. If you like our video,
You may follow us on these platforms and subscribe us on YouTube.